नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। असम चुनाव में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल राजीव गांधी न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की बातें चीख चीख कर कहते रहे। क्या अच्छा नहीं होता कि वो अपने कार्यकाल में नक्सलवाद को खत्म कर लेते, तब पूरी देश और दुनिया में उनकी कितनी वाहवाही होती। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नक्सल समस्या विरासत में मिली थी, जबकि मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके कहा, भूपेश सरकार बताए कि आखिर नक्सलवाद से निपटने के लिए उनकी नीति क्या है। डॉक्टर साहब यह ट्वीट करते समय भूल गए थे कि बिना किसी तैयारी के उन्होंने नक्सलियों से लोहा लेने का ऐलान कर दिया था, जिसका खामियाजा स्थानीय आदिवासियों को भुगतना पड़ा। राजभवन में राज्यपाल सुरक्षित हो गए और राजधानी रायपुर के किले नुमा आवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूरे 15 साल सुरक्षित रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने नीति की बात कही, जबकि हमने नीति यह देखी कि जब जब नक्सल हमला हुआ सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में, तब राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की दीवारें ऊंची कर दी। आईपीएस अधिकारी ने पुलिस मुख्यालय के की खबरों के आधार पर, इनपुट के आधार पर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की दीवारें ऊंची होती रही और स्थानीय लोग मारे जाते रहे। सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पर हुए इस नक्सल हमले में शुरुआत में शहादत की संख्या 5 बताई गई और धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर 22 तक जा पहुंची है। इस नक्सल हमले के दौरान हमारी नज़र सोशल मीडिया पर बनी हुई थी। पर्यावरण के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा सटीक और करारा है। आलोक शुक्ला ने लिखा कि नक्सल हमले हो जाने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकता असम का चुनाव था। भारत की सीमाएं 8 देशों से लगती है। पाकिस्तान हमारे देश में सालों से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। ऐसे में दीपावली और होली के आसपास जब आतंकवादी घटनाएं होती थीं, तब देश के प्रधानमंत्री होली नहीं खेलने का ऐलान कर दिया करते थे। सुदर्शन न्यूज के छत्तीसगढ़ प्रमुख योगेश मिश्रा की अभिव्यक्ति शानदार थी। उन्होंने यह लिख दिया था कि शहादत के बाद दूसरे और तीसरे दिन बाद ही राजनेताओं का रूटीन वैसा ही हो जाता है। राज्य में होली हफ्ते 10 दिनों तक खेलने की परंपरा रही है और परिवार के लोगों की यदि मृत्यु हो जाए, तब अगले साल या सालों साल नहीं खेलने का प्रचलन भी, रिवाज भी रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री लेकिन सिर्फ जवानों के नहीं हैं। शायद इसलिए ही उन्होंने 5 लोगों की शहादत के बाद सूखी होली का संदेश दिया और उनके विभाग ने रंगीन होली का वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी भेजा। यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री 12-15 सेकंड्स का है। न सिर्फ मुख्यमंत्री ने सूखी होली का संदेश दिया, बाकायदा उन्होंने रंग पंचमी को भी याद कर लिया, या उन्हें रंग पंचमी भी याद रहा जब राज्य में 5 जवानों की शहादत हुई थी। इसके बाद 20 मार्च के बाद अप्रैल के महीने में एक बड़ी नक्सल घटना हुई है। शुरुआत में 5 लोगों की शहादत बताया गया था और धीरे धीरे बढ़कर यह संख्या 22 तक जा पहुंची है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री के 2-3 ट्वीट आए हैं। बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता राज्य की नक्सल समस्या का हल बातचीत से हो, इस बारे में समय समय पर कहते रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने भी कभी पीएचयू के ऑफिसर्स को, पुलिस मुख्यालय के ऑफिसर्स को तैनात कर दिया था, जिम्मेदारी दे दी थी कि वो माओवादियों से बात कर लें। हम पहले ही यह बता चुके हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह समस्या विरासत में मिली थी, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से उन्होंने बजाय नक्सलवाद पर फोकस करने के उन्होंने अपना पूरा ध्यान योजनाओं पर केंद्रित रखा। एक दल का नेता होने के नाते और राज्य के हितों के लिए योजनाओं पर काम करना अच्छी बात है, लेकिन क्या गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर जितनी बैठकें उन्होंने की है, कंसंट्रेशन दिखाया है, क्या उतनी ही बैठकें और उतना ही कंसंट्रेशन उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे के लिए दिखाया है? क्या अच्छा यह नहीं होता कि यदि वो नक्सलवाद को खत्म कर लेते, तब असम और पश्चिम बंगाल के अलावा
क्या देश के सारे राज्यों में के वो स्टार प्रचारक नहीं होते? इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों हाथ उन्हें तब नहीं उठा लेता जब वो नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश भी करते नजर आते। एक बड़ी कोशिश राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से कभी नहीं देखी गई है, लेकिन ट्वीट में वह यह बता रहे हैं, यह जताने की कोशिश कर रहे हैं वो सिंघम की तर्ज पर नक्सलवाद को खत्म कर लेंगे। लेकिन हमारा 20 साल का अनुभव यह कहता है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री गंभीर समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं होते रहे हैं। कांग्रेस के ज्यादातर नेता शुरुआत के दिनों में से सामाजिक और आर्थिक समस्या माना करते थे। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में रायपुर के अखबार यह छापा करते थे कि 1500 करोड़ की सालाना फंडिंग होती है वनोपजों के जरिए माओवादियों के। लेकिन दिग्विजय सिंह ने भी लगभग इस मामले पर तटस्थ रहे और उनके कार्यकाल में एक मंत्री, शायद गृह मंत्री ऋखीराम कावरे की हत्या कर दी थी नक्सलियों ने बालाघाट में। छत्तीसगढ़ का यह दुर्भाग्य क्या है कि इस राज्य को गृह मंत्री गाय सरीखे मिलते रहे हैं। एक नेशनल न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए हमने राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को सुना। वो यह बता रहे थे कि हम विकास के जरिए नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और इंटेलिजेंस का कोई इनपुट फेलियर नहीं है। पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी अशोक जुनेजा साहब ने 750 माओवादियों के होने की बात कही है। जब भी कोई बड़ी नक्सल घटना होती है, जैसा कि झीरम एक बड़ा नक्सल हमला था, तब पुलिस के आला अधिकारी सैकड़ों लोगों की संख्या बता देते हैं। 500, 700 और 1000 माओवादियों के आसपास संख्या बता दी जाती है, जबकि पुलिस पहले यह बताती रही है कि इंटर स्टेट पुलिसिंग हो रही है, पड़ोस के राज्य के लोग नक्सलवाद के खात्मे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा पुलिस बताती रही है। जब राज्यों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तब हमला करने वाले नक्सलियों को आसमान निकल जाता है या जमीन खा लेती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमें एक पत्रकार मित्र ने यह बताया कि पुलिस के किसी आला अधिकारी ने यह भी बताया है कि माओवादी साथियों का शव ले जाने में कामयाब रहे। पुलिस अपने जवानों का शव 2-3 दिन बाद भी नहीं रिकवर कर पाती है। इस तरह के फैक्ट भी रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और फैक्ट यह भी रहा है, साल 2014-15 में हमने जब एक मैगजीन के लिए रिसर्च किया, तब हमने यह पाया था कि सबसे ज़्यादा शहादत छत्तीसगढ़ में होती है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में 1 या 2 शहादत या आम आदमी की मौतें नेशनल न्यूज़पेपर और नेशनल टीवी चैनल्स में खबर बन जाती है, बहस का एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में दोनों ही राजनीतिक दल इसे इग्नोर करने में इसलिए भी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि नेशनल मीडिया राज्य के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और राज्य के रीजनल चैनल्स और स्थानीय अखबार भी राज्य के इस मुद्दे पर शायद गंभीर नहीं हैं। मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने नीति की बात कह दी है। हम पहले ही यह कह चुके हैं कि बिना तैयारी के जब उन्होंने नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा कह दिया था, तब इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी स्थानीय आदिवासियों को। इस हमले के बाद कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने लिखा कि देखिए फिर एक बड़ा हमला हो गया है और अब स्थानीय ग्रामीणों को पुलिस के आतंक का शिकार होना पड़ेगा। कमल शुक्ला की तरह ही राजनांदगांव के पत्रकार अतुल श्रीवास्तव साहब की 3 अभिव्यक्तियां जोरदार हैं और प्रफुल्ल ठाकुर ने सीधे सीधे सवाल कर देने का दम दिखाया है। वो पहले भी राज्य सरकार की नाकामियों पर बेबाक तरीके से लिखते रहे हैं। राजनांदगांव के पत्रकार अतुल श्रीवास्तव साहब की अभिव्यक्ति की हम जब बात कर रहे हैं, तब राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे की अभिव्यक्ति के बारे में भी बात करना चाहिए। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने भूपेश सरकार को चुनाव प्रिय सरकार लिख दिया, जबकि उनकी ही पार्टी के सारे बड़े नेता इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की प्राथमिकता भी सिर्फ और सिर्फ चुनाव है, यह आंकड़े बताते हैं। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने थोड़े दिनों पहले लोकसभा में यह सवाल किया था और बात कही थी कि रेत के अवैध खनन के चलते नदी की धारा ही मुड़ गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने राजस्थान में
किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला किया, तब राजस्थान की पुलिस ने छात्र नेताओं को चड्डी बनियान पहनाकर जमीन पर बिठा दिया। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा, चड्डी बनियान गिरोह के दिख रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग। क्यों नहीं राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता रेत के अवैध खनन को लेकर चौकीदारी करते? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यही तो कहते हैं कि वो खुद चौकीदार हैं, और उनके कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेताओं ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिख दिया था, मैं भी चौकीदार। लेकिन क्या रेत के अवैध खनन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चौकीदारी जैसा कुछ कर रहे हैं, कोई शिकायत कर रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। पूर्व सांसद होने के नाते अभिषेक सिंह केंद्रीय नेताओं से अक्सर मिला करते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक होने के चलते डॉक्टर रमन सिंह भी समय समय पर बड़े बड़े नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता है सांसद संतोष पांडे को। इसकी क्या वजह है, यह भी देखा जाना चाहिए। जबकि न सिर्फ संतोष पांडे बल्कि पूरे 9 सांसदों को कांग्रेस के लोग अक्सर चैलेंज करते हैं कि वो केंद्रीय नेताओं से बात करें छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर, और छत्तीसगढ़ का जो बकाया है, जीएसटी आदि की जो राशि है, रॉयल्टी है, उस बारे में केंद्रीय नेताओं से 9 सांसदों को बात करनी चाहिए। यह खुला चैलेंज करते हैं भारत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन्स। मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए नीति क्या है भूपेश जी, यह पूछ लिया है। डॉक्टर रमन सिंह के सवालों का जवाब हो सकता है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन दे दें, और हो यह भी सकता है कि राज्य मुख्यमंत्री कभी मौका मिलने पर करारा जवाब दे दें पूर्व मुख्यमंत्री को। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह को यह तो देखना चाहिए कि उन्होंने प्रचार का जो मेथड तैयार किया है, उस मेथड पर शब्दशः चल रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्य के मुख्यमंत्री बतौर जनसंपर्क मंत्री पूरा उपयोग करते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए। सड़कों, टीवी चैनल्स और सारे मीडिया हाउसेज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। उनकी आलोचना इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह भी तो यही किया करते थे। राज्य में मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी ने इसे सामाजिक आर्थिक समस्या माना था, और बाद में दोनों ही मुख्यमंत्री कोई बड़ा काम करने में नाकामयाब रहे हैं। यह दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को बेल आइकॉन को टच करके सब्सक्राइब ज़रूर करें।